हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपकी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों खंड से जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कुछ इस एकमात्र वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसको अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपका सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयार हो पाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कि आपका 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर ये आप 100 तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो सपना है टॉपर बनने का एकदम पक्का साकार होगा और आप बोर्ड एग्जाम में 90+% नंबर पक्का लेके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को देखेंगे। तो जीव विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव से, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके जितने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं मैं उसको 3 पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ओनली ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें हम अपने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे, सारे जो है जी सारे पूरी किताब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड व जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण बच्चों पौधों में होता है और उसको क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सबकी आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है आमाशय, गृहिणी, ग्रसनी, कृमि रूप पर सोसेसिका। तो आपका गृहिणी को देखोगे तो उसकी सी आकार की संरचना, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो ऑप्शन सही है उसी को हमें गोले में भर के OMR शीट पे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यकृत यानी लीवर जो है वो स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशिक रस। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। लार जो है वो पित्त रस का स्रावण करता है, ठीक है, पित्त रस स्रावित करता है लार। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जठर रस स्रावित होता है, यानी जो जठर रस है वो कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय, छोटी आंत, अग्न्याशय, बड़ी आंत। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, अमाशय से जो है जठर रस, ठीक है, जठर रस जो है वो स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन ए या बी, विटामिन बी और सी, सी और के, डी और बी। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, इस पे टिक कर देंगे। ध्यान रखना, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और इनको छोड़ के जितने भी विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील हैं, यानी ADE के वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो आपका ऑप्शन बी सही है बच्चों, हीमोग्लोबिन श्वसन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा है, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा क्या है? DNA, RNA, ATP, क्लोरोफिल। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, इस पर टिक कर देंगे, ATP। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है, यानी मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होते हैं वेस में, उसकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो 4 कक्ष होते हैं बच्चों, ठीक है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 10 है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है? बाएं आलिंद, दाएं आलिंद, बाएं निलय या फिर दाएं निलय। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फिर प्रश्न संख्या 11 है अगला क्वेश्चन, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, यानी जो शुद्ध रुधिर होता है उसको विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? सिराएं, महासिरा, दाया निलय, महाधमनी। तो आपका ऑप्शन डी सही है बच्चों, महाधमनी, ठीक है, सुपीरियर जो है ये आपका महाधमनी, ये क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को, शुद्ध रुधिर को शरीर के भिन्न भागों में ले जाती हैं।
प्रश्न संख्या 12 है, पौधों में जल परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा से, रंध्र से। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, ठीक है, जल का परिवहन। और फ्लोएम द्वारा क्या होता है, भोजन का परिवहन। फिर प्रश्न संख्या 13 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है, जल परिवहन का, तो जल वाहन का। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस दो तरीके से पूछ लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, सुक्रोज के रूप में जो है भोजन का स्थानांतरण होता है। प्रश्न संख्या 15 है, वृक्कों का कार्य संबंधित है, यानी वृक्कों का कार्य किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, उत्सर्जन से जो है, यानी एक्सक्रीशन, ठीक है, जो वृक्क होते हैं किडनी, वो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यानी क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही है बच्चों, यो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर प्रश्न संख्या 17 है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, ठीक है, मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, एंड्रोजन, थाइमस, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो बच्चों एस्ट्रोजन, आपका ऑप्शन सी सही है, ये मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है, एस्ट्रोजन। प्रश्न संख्या 18 है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, रतौंधी रोग, स्कर्बी रोग, बेरी बेरी रोग। तो थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों T3 और T4 हार्मोन का नाम सुना होगा, इसकी कमी से होता है हमें घेंघा रोग। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 19 है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अमाशय से, यकृत से, वृक्कों से, अग्न्याशय से। तो जो इंसुलिन होता है ये अग्न्याशय, यानी जो पैनक्रियाज होती है बच्चों, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं उससे स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, यानी डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, हाइड्रोजन बंध द्वारा डीएनए के दोनों तंतु जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मुकुलन यानी बडिंग जो है, बडिंग द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है, ठीक है, बडिंग जो है, बडिंग द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है, कबूतर, तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों, ये हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, ये ईस्ट में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है जंतुओं का आवृत्त बीजी पादप का, अनावृत्त बीजी पादप का, शैवाल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, द्विनिषेचन प्रमुख लक्षण है आवृत्त बीजी पादप का, ठीक है, तो हम लोग इस पे टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, निम्न में से कौन सा मादों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका, ठीक है, ये मादा का नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 25 है क्वेश्चन नंबर 25, पुष्प में नर भाग को कहते हैं, पुष्प में यानी जो पुष्प होता है फूल, उसमें नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, जायांग, बीजांड, अंडाशय। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, उसको पुमंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस, सभी बच्चों के क्वेश्चन आता है, टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। तो उन्होंने मटर पे अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण किसका है, लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, झुर्रीदार जो बीज है वो अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, यानी इनमें से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, स्मॉल टी, बी है
कैपिटल टी और टी, सी है टी टी और डी है आर आर। तो आज जो कैपिटल आर आर है ये शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 42, 44, 46, 48। तो आपका पता है ये 46 होती हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। महिलाओं में होता है 23 जोड़े और पुरुषों में होता है 22 प्लस एक्स वाई जोड़े। ठीक है, ये पुरुष में है और ये महिलाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो डीएनए बच्चों केंद्रक में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, और इस पे हम लोग टिक करेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से थे। अब हम लोग देखेंगे अपना रसायन विज्ञान से भी इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, रसायन विज्ञान से भी हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी ऊपर जो आप रिएक्शन देख रहे हैं किस प्रकार की है? संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों, इस पे टिक करेंगे। ये विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया, ये देखो जैसे विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो दूसरे के साथ जाके जुड़ जाता है। जैसे इसमें क्या है, ठीक है, O3 ये जाके जुड़ गया किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, और Fe यहाँ रिलीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है। तो बच्चों इस तत्व का नाम है कॉपर, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये जिंक भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय विलयन का, ठीक है, अम्लीय, ध्यान रखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय अगर है वो एसिडिक मीडियम है तो हमेशा वो 7 से कम होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 7 क्या होता है? 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से कम होगा तभी वो एसिडिक मीडियम होगा। अगर उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? बेसिक। तो 7 से कम। फिर अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 7 से अधिक। न 7 होगा, 7 से कम तो अम्लीय हो गया, 0 तो बिल्कुल होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, यानी शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी है? 0, 1, 7, 14। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 7। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? न्यूट्रल, एकदम से, ना तो वो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर आपको अब इसका सूत्र पता हो तो सूत्र क्या है? H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछ रहा है, तो H2 हाइड्रोजन कितना है? 2 परमाणु। तो आप 2 पे टिक कर दोगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और हम लोग इस पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धामन सोडा NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O CaCO2 NaOH। तो आपका ऑप्शन बी सही है बच्चों, ये धामन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये धामन सोडा जिसको आप लोग डिटर्जेंट पाउडर या निरमा बोलते हो ना, ये उसका सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्लीय NaCl Na2SO4 NaHSO4 KCl। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, अम्लीय लवण। देखो हाइड्रोजन की उपस्थिति दिखाई पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है ये अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो पीने वाला पानी होता है, अगर हमें उसमें से बैक्टीरिया को किल करना है, जीवाणु रहित बनाना है, तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? CaOCl2, फिटकरी, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। इसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो है पानी को, जो पीने वाला जल होता है, उसको जीवाणु रहित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धामन सोडे का रासायनिक नाम है। धामन सोडे का सोडियम कार्बोनेट, अभी यहाँ आपने सूत्र देखा था, यहाँ देखो ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इस पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र है NaCl Na2CO3 NaHCO3 NaOH। तो आपका ऑप्शन बच्चों सी करेक्ट है, हम लोग इस पे
टिक करेंगे। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, 10⁻⁻⁹ यानी 10⁻⁹ ठीक है, मोल है। इस बिलियन का पीएच मान होगा, इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा अगर उसकी, ठीक है, सांद्रता 10⁻⁹ मोल है। 9, 10, -9 इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, उसकी सांद्रता 9 मोल होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी और आर्सेनिक बच्चों ये उपधातु है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एंटीमनी और आर्सेनिक दोनों में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो हम लोग उपधातु पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? Ag, K, Al, Cu। तो आपका ऑप्शन बी सही है बच्चों, के, यानी जो पोटास होता है, पोटेशियम, ये ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, इनमें से कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है अम्ल से? Fe, Zn, Cu, Mg। तो ये कॉपर है बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, कॉपर जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Mg, Zn यानी मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है, Pt, Cu, Hg। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फफोलेदार कापर है, ठीक है, फफोलेदार कापर क्या है? शुद्ध कापर, कापर का अयस्क, कापर की मिश्र धातु, कापर जिसमें 2% अशुद्धियां हो। तो कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं उसको फफोलेदार कापर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैट में मुख्यतः होता है, यानी जो मैट होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है? FeS, Cu2S, Cu2S तथा FeS, Cu2S तथा Fe2S3। तो आपका ऑप्शन सी सही है बच्चों, इसमें Cu2S तथा FeS होता है, इसी, ठीक है, इसको मैट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बन की परमाणु संयोजकता है, कार्बन की परमाणु संयोजकता कितनी है? 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 4 संयोजकता कितनी है? वैलेंसी कार्बन की 4 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन, तो सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो इन पूछ रहा है, एल्कीन, तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ये देखो डबल बॉन्ड आपको दिख गया, तो इस पे हम लोग टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, यानी जो ब्यूटेनोन है उसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, ठीक है, सी डबल बॉन्ड वो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, इसमें जो है आपका क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल नहीं है, प्रोपेनल है, क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO, C डबल OH, OCH3। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, इसमें क्रियात्मक समूह CHO है, ठीक है, इस पे टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है, यानी एल्कोहलीय समूह इनमें से किस यौगिक में से उपस्थित है? तो देखो CH3 COOH, CH3 CH2OH, C6 CH5OH, HOH। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, इसमें क्या है? एल्कोहलीय ग्रुप जो है उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह ग्रुप उपस्थित है? कीटोनी समूह ग्रुप, ठीक है, कीटोनी समूह ग्रुप HCHO, ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है, ये कीटोनी समूह ग्रुप है, CH3 CH3 COO, ठीक है, तो ये कीटोनी समूह ग्रुप ऑप्शन नंबर डी में उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? यानी जो फार्मेल्डिहाइड है उसका IUPAC नाम फार्मेल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल,
एसीटिल्डिहाइड, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, मेथेनल बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, मेथेनल। क्वेश्चन नंबर 27 है, एसीटिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम क्या है। ठीक है, एसीटिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम क्या है, एथेनॉल, एथेनल, एथीन, एथाइन, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, उसको एथेनल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एसीटोन CH3COCH3 का आईयूपीएसी नाम क्या है, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, इस पर टिक कर देंगे, इसको प्रोपेनोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है, यानी जो एथिल एल्कोहल है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेन, एथेनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इस पर टिक कर देंगे, इसको एथेनॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, इनमें से असंतृप्त यौगिक क्या है, C2H6, CH4, C2H2, CH3, C3H8, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, इस पर टिक कर देंगे। तो ये बच्चों आपका 30 क्वेश्चन हो गया आपकी केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री से आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है फिजिक्स। फिजिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, तो बच्चों वह अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर उसको किसी दर्पण के सामने रखेंगे और प्रतिबिंब सीधा बने, लेकिन अगर दूर रखेंगे तो उल्टा बन जाए तो वह क्या होगा, अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है बच्चों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस यानी क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच, 2f से अनंत के बीच, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, हमेशा उस वस्तु को लेंस से f और 2f के बीच रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, तो दोनों क्या होंगे, अवतल लेंस होंगे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम एक अवतल लेंस इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपवर्तनांक से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +0.02 डायोप्टर, -0.02 डायोप्टर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, इस पर टिक कर देंगे, +2 डायोप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, कितनी है, 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 मीटर, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, -10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, स्वस्थ मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी जो स्वस्थ एक
हेल्दी जो है ह्यूमन बीइंग है तो उसका जो मानव नेत्र में प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो आपका ऑप्शन डी सही है बच्चों, वो रेटिना पर हमेशा बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत पर। तो अस्पष्ट जो है दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, नीला, काला, सफेद। तो आपका ऑप्शन बच्चों सी करेक्ट है, वो हमेशा काला दिखाई देगा चंद्रमा से देखने पर आकाश। ठीक है, तो हम लोग इस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो बच्चों आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बैगनी रंग के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यानी 16 नंबर प्रश्न। विद्युत धारा का यसाई मात्रक है। ठीक है, यानी विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, जूल, ओम। तो यसाई मात्रक विद्युत धारा का हमेशा बच्चों क्या है? एम्पियर है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा किसी भी चालक में धारा का जो प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिरोध का मात्रक होता है यानी जो प्रतिरोध होता है ना उसका मात्रक क्या होगा? ओम। ओम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये, या फिर ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, मीटर प्रति ओम। तो बच्चों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है ओम के नियम का सूत्र है यानी ओम का जो नियम है उसका क्या सूत्र है? आई बराबर बी इंटू आर बराबर वी इंटू आई, या फिर वी बराबर आई इंटू आर, इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम है वी बराबर आई इंटू आर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पर टिक कर देंगे और हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या है? वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बच्चों आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, ये जो है विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ये क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आई थिंक डी ऑप्शन करेक्ट है, बट आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी? 3.6 गुणे 10 की घात 3, 3.6 गुणे 10 की घात 4, 3.6 गुणे 10 की घात 5, 3.6 गुणे 10 की घात 6। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 होगी। ये आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट है। ठीक है, ये मत टिक कीजिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक अशुशक्ति बराबर होता है यानी एक अशुशक्ति कितने बराबर होता है? 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, इस पे टिक कर देंगे 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 23 है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, टंगस्टन का। ठीक है, किसका होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्युत शक्ति P यानी विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं? P से। तो P का सूत्र है P बराबर I इंटू आर, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर बी स्क्वायर इंटू आर, P बराबर आई आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे बच्चों, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 25 है वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो आपका ऑप्शन बी सही है बच्चों, इस पे टिक कर देंगे। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है यानी एक गतिमान आवेशित कण हमेशा क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो गतिमान आवेशित कण होता है वो हमेशा चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत
बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उस पर लगने वाला बल होगा आई बाई बी एल, बी बाई आई एल, आई इंटू बी इंटू एल, एल बाई बी आई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, आई इंटू बी इंटू एल, ये है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है, यानी इनके बीच किस प्रकार का संबंध है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इज इक्वल टू फाई इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू फाई, ए बी फाई इज इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है, लघु पथन के कारण जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन के कारण जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, यानी जितना कम परिपथ होगा उतनी ज़्यादा विद्युत धारा बहेगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, कौन सी एक परत, क्लोरीन, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन बी सही है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो O3 परत होती है ना, ओजोन परत, ये सूर्य की डायरेक्टली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी कंप्लीट हो गए, यानी टोटल मैंने आपको 90 क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो इनको प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ये आपकी कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जो पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।